Hello and Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is acid, bases and salts. ये भी हमारा साइंस 1 में इंक्लूड होता है और ये केमिस्ट्री के अंडर आता है। अब हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे फूडस्टफ्स को कंज्यूम करते हैं। अब उसमें से कुछ का टेस्ट खट्टा होता है, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ स्लिपरी होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूडस्टफ्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो जब हम इन सारे फूडस्टफ्स को, हम लोगों के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं। और ये क्या कंपाउंड्स होते हैं? एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स ये सारे फूडस्टफ्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एसिड और बेसेस है, ये एक्चुअली क्या है, ये किस तरह से बनते हैं, क्या क्या होता है इसमें, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ें इसमें 4th चैप्टर से रिलेटेड है, जो हमारा कल का चैप्टर था, और कुछ चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अब उसे शुरू करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और हमें इस टेबल को फिल करना है, जिसमें बेसिक रेडिकल क्या है, एसिडिक रेडिकल क्या है, कंपाउंड का टाइप क्या है और कंपाउंड का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो HCl का ऑलरेडी दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसका नेम कैसे देते हैं, ये हम लोगों ने 4th चैप्टर में देखा है। सबसे पहले कैटायन का नाम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एनायन का नाम आएगा। तो कैटायन क्या है हम लोगों का यहाँ पर, H+ विच इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रो एंड क्लोरो, Cl क्या है, क्लोरो, और एसिड बिकॉज इट इज एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह से इसका नाम बनता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCl। इसमें बेसिक रेडिकल क्या है, H+ और एसिडिक रेडिकल क्या है, Cl-। अब हमें पता है कि जिसमें एसिडिक रेडिकल होता है वो कंपाउंड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और बेसिक रेडिकल जिसमें बेसिकली क्या होता है, H+ होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। उसके बाद आता है हम लोगों का HNO3, जिसका कंपाउंड का नाम है नाइट्रिक एसिड। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, यहाँ पर मैंने फिल कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। अब HNO3 को जब हम डिसोसिएट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों को एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा। कैटायन क्या है इधर पर, H+, और एनायन क्या है, NO3-। कैटायन हमारा क्या होता है, बेसिक रेडिकल, तो बेसिक रेडिकल है H+ और एसिडिक रेडिकल है NO3-। तो कंपाउंड का टाइप क्या हो गया, एसिड। एसिड कब होता है, जब भी हमारा बेसिक रेडिकल H+ होगा, तो उस टाइम पर उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आता है HBr, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसमें बेसिक रेडिकल क्या है, H+, एसिडिक रेडिकल Br-, और कंपाउंड का टाइप क्या होगा, एसिड। नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, जिसमें एसिडिक रेडिकल क्या है, H+ और बेसिक रेडिकल क्या है, SO4-2-। अब ये कंपाउंड का नाम किस तरह से बनेगा, ये हम लोगों ने देख चुके हैं 4th चैप्टर में, किस तरह से हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड लिखेंगे, उसके बाद में उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं एटम की, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर हम लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर इसका टाइप क्या है, एसिड। सिंस इसमें बेसिक रेडिकल H+ है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दी हूँ, मतलब आगे पीछे हो चुका है यहाँ पर, बट H+ यहाँ आएगा और SO4-2- बाजू में। नेक्स्ट आता है बोरिक एसिड विच इज H3BO3। अगेन बेसिक रेडिकल होगा यहाँ पर H+, आगे पीछे हो गया है यहाँ पर आएगा H+, और एसिडिक रेडिकल में क्या आएगा, BO3-, और कंपाउंड का टाइप क्या हो जाएगा,
एसिड। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Na प्लस क्या है इसमें? बेसिक रेडिकल, और एसिडिक रेडिकल क्या है? OH माइनस। अब जो कंपाउंड जिनमें एसिडिक रेडिकल OH माइनस होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेस। तो टाइप ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? बेस। उसी तरह से आगे आता है KOH विच इज पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो बेसिक रेडिकल क्या है यहाँ पर? K प्लस। एसिडिक रेडिकल क्या है? OH माइनस। सिंस OH माइनस आया, इसका मतलब क्या है? बेस। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कैटायन क्या है? Ca2 प्लस। एनायन क्या है? OH माइनस। Ca2 प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा? बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल OH माइनस, और कंपाउंड क्या हो जाएगा? सिंस OH माइनस आ रहा है तो बेस। फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिसमें NH4 प्लस क्या है हम लोगों का? बेसिक रेडिकल, और OH माइनस है एसिडिक रेडिकल। OH माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? बेस। तो एसिड और बेस को क्लासिफाई करने का सिंपल तरीका है, जिसमें बेसिक रेडिकल H प्लस आया वो क्या होगा? एसिड। जिसमें एसिडिक रेडिकल OH माइनस आया वो क्या होगा? बेस। अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl। अब इसमें बेसिक रेडिकल क्या है? Na प्लस, और एसिडिक रेडिकल क्या है? Cl माइनस। अब ना इसमें H प्लस प्रेजेंट है ना OH माइनस प्रेजेंट है, तो कंपाउंड का टाइप क्या होगा? ये तो हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़े, बट आगे पढ़ने वाला है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें फॉर्मूला क्या है उसका? मॉलिक्यूलर CaNO3(2). तो इसमें भी क्या हो जाता है? बेसिक रेडिकल Ca2 प्लस और एसिडिक रेडिकल NO3 माइनस। अगेन ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो जब बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल H प्लस और OH माइनस के अलावा रहेंगे, तो ऐसे टाइम में हम कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एसिड या बेस? ये देख रहे हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है पोटेशियम सल्फेट। अगेन इसमें क्या है? K2SO4। बेसिक रेडिकल इज K प्लस, SO4 माइनस एसिडिक रेडिकल। टाइप ऑफ कंपाउंड सीक्रेट। नेक्स्ट आता है कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। Ca2 प्लस बेसिक रेडिकल है, Cl माइनस क्या है? एसिडिक रेडिकल। टाइप ऑफ कंपाउंड, इसका आंसर अभी मिलेगा आप लोगों को, बस 2 मिनट में। फिर आता है अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, जिसमें बेसिक रेडिकल क्या है? NH4 प्लस, एसिडिक रेडिकल SO4 2 माइनस। टाइप ऑफ कंपाउंड, यहाँ अभी आप लोगों को आंसर मिलेगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें H प्लस रेडिकल बेसिक रेडिकल है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड। ऐसे कंपाउंड जिनमें OH माइनस रेडिकल एसिडिक रेडिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और आयनिक कंपाउंड्स जिनमें बेसिक रेडिकल H प्लस के अलावा कोई है और एसिडिक रेडिकल OH माइनस के अलावा कोई है, जो कि हमारे लास्ट फ्यू एग्जांपल्स में थे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट्स। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी हम लोगों की? सॉल्ट। NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। उसी तरह से CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी सॉल्ट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें H प्लस और OH माइनस के अलावा बेसिक और एसिडिक रेडिकल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स। तो ये सारे एलिमेंट्स जितने भी ये सारे कंपाउंड्स हैं ये क्या हो जाते हैं? सॉल्ट्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स। तो 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनमें बेसिक रेडिकल क्या है? H प्लस। बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनमें एसिडिक रेडिकल क्या है? OH माइनस। और सॉल्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनमें ना H प्लस है ना OH माइनस है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। अब आते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स पर।
आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने 4th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनती है, बट स्टिल एक रिकैपिलेशन है। ये रिकैपिलेशन इज बेसिकली हम लोगों का समरी, रिविजन। शॉर्ट में हम वापस से इस चीज़ को देख रहे हैं, शॉर्ट में एक रिविजन कर रहे हैं इस चीज़ का। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होती है कैटायन, दूसरी होती है एनायन। कैटायन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एनायन के पास नेगेटिव। अब दोनों सिंस अपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनती है दोनों के बीच में। क्लासिक एग्जाम्पल हम लोगों का है NaCl। Na में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो Na क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 2-8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट इन लोगों का बेसिक एम जो होता है वो होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने लास्ट शेल में रखना। तो यहाँ पर वो डोनेट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस के पास क्या होता है? 287, इतने इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और सिंस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एक चार्ज क्रिएट होता है, अपोजिट चार्ज, और दोनों अट्रैक्ट करते हैं और फिर फॉर्म होती है आयनिक बॉन्ड Na+ और Cl- के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ रिवीजन था जो हमने अब तक के देखे हैं। अब एक बॉडी हमेशा चेंज होती है इलेक्ट्रिकली अगर चार्ज्ड है। हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई स्पीशीज चार्ज्ड होती है वो क्या करती है? हमेशा न्यूट्रल बनने की ट्राई करती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहते हैं वो क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के पास भागते हैं ताकि वो अपने आप को इलेक्ट्रिकली क्या बना सके? न्यूट्रल बना सके। और इस तरह से भागते 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 क्या होता रहता है? कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो एटम पे ऐसा क्यों होता है कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और न्यूट्रल से वो चार्ज्ड बन जाता है? Na क्या होता है? न्यूट्रल। Na+1 क्या होता है? चार्ज्ड। Cl क्या होता है? न्यूट्रल। Cl- क्या होता है? चार्ज। तो न्यूट्रल से चार्ज क्यों बन रहे हैं ये लोग? क्योंकि हमेशा चार्ज से न्यूट्रल बनते हैं, बट ये लोग न्यूट्रल से चार्ज्ड बन रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, ऑक्टेट जिस भी कंपाउंड का होता है कंप्लीट, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल। तो Na जब Na+ में जाता है तो उस टाइम पे उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो यहाँ पर Na 281 से एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 28 क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इनके पास स्टेबिलिटी आ गई। सिमिलरली क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? उसमें स्टेबिलिटी आ गई। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं Na+ और Cl-, तो ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और दोनों के चार्ज भी कैंसिल हो जाते हैं, तो ये और स्टेबल हो जाता है। तो जितनी उनकी स्टेबिलिटी Na पर थी उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी Na+ पर, और उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है NaCl पर। इस वजह से ये सारा चीज़ होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, विच इज डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इन्हें जब भी हम पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होना मतलब टूट जाना। जैसे कि Na+ और Cl- मिलकर एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं? NaCl। तो इसी का उल्टा समझो, डिसोसिएशन मतलब NaCl डिसोसिएट होगा, टुकड़े हो गए उसके, और वो क्या बनाएगा? Na+ और Cl-। अब ये कब होगा? जब हमारा कंपाउंड वाटर में जाएगा। वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा। किस तरह से होगा?
यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बीच में उसके घुसेंगे और घुस कर वो पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, तोड़ देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से उसने बड़े से छोटा फिर छोटा 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 करते जा रहा है वो। तो आयनिक कंपाउंड जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब डिसॉल्व होता है वाटर में, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉलिड स्टेट में अपोजिटली चार्ज जो भी आयन्स है वो एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये सॉलिड स्टेट में सारे आयन्स एक दूसरे के बाजू में। लेकिन जैसे ही वो एक्वस स्टेट में आ जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं इनके बीच में और उन्हें सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। और फिर इस वजह से वो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। और कब टूटता है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन बनाता है तब। यहाँ पर और बेटर वे में आपको दिखाया गया है कि डिसोसिएशन किस तरह से होता है। NaCl सॉल्ट लिया है और वाटर में उन्होंने डिसॉल्व किया है। तो जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किए हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, देखो यहाँ पर NaCl हम लोगों का कॉम्पैक्ट है, सॉलिड है, एकदम बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें वाटर मॉलिक्यूल आता है, वाटर क्या कर रहा है, देखो इन लोगों के बीच में घुस कर Na को हटा दिया, अलग कर दिया, Cl- को अलग कर दिया, और इस तरह से ये एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है जिसमें सारे आयंस क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब एसिड और बेस को एग्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी बहुत सारी थियोरीज होती है। तो सबसे पहली जो थियोरी थी वो आर्हेनियस ने बताया था, हु वाज अ स्वीडिश साइंटिस्ट। इन्होंने ये एसिड और बेस की थियोरी पुट फोर्थ किए थे 1887 में, जो हम लोगों को बताती है कि हम एसिड और बेस को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे। तो एसिड का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियोरी क्या है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, H+ आयन देगा, और वो उसका ओनली कैटायन होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो H+ देगा एज कैटायन, इसके अलावा कोई भी आयन उसका कैटायन नहीं रहेगा। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन सिर्फ और सिर्फ H+ रहेगा जब वो वाटर में जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स, जिसका एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2SO4, H2CO3, ये सारे। अब यहाँ पर दिया गया है HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। मैंने अभी समझाई थी, कोई भी कंपाउंड हम जब उसे वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अब कुछ ज़्यादा लेवल पर होते हैं डिसोसिएट, कुछ कम लेवल पर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब HCl को हम वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएशन होगा, मतलब टूट जाएगा, और क्या बनेगा, H+ और Cl-। यहाँ पर कैटायन क्या है, सिर्फ और सिर्फ H+, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो ये है डेफिनेशन एसिड का, ऐसा कंपाउंड HCl जो कि क्या दे रहा है, डिसोसिएट होने के बाद सिर्फ H+ आयन दे रहा है एज इट्स कैटायन, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एसिड। सिमिलरली H2SO4, जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, H+ और HSO4- मिलेगा। फिर से हम उसे डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, H+ और SO4 2-। तो इस तरह से इसमें 2 स्टेप में डिसोसिएशन होता है कि पहले एक H+ निकलता है, उसके बाद दूसरा H+ निकलता है। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब H2SO4 डिसोसिएट होता है तो हम लोगों को सिर्फ एक कैटायन मिलता है, विच इज H+। नेक्स्ट स्टेप में भी हमें एक ही कैटायन मिला, विच वाज H+। कोई और कैटायन नहीं प्रेजेंट है, ना K+ प्रेजेंट है, ना Na+ प्रेजेंट है, ना Ca2+ प्रेजेंट है, ये सारे कैटायंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H+ प्रेजेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। उसके बाद में आता है बेस। बेस का एग्जाम्पल, बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसे सब्सटेंस
जिसको डिसॉल्व करने पर वाटर में क्या मिलता है, OH माइनस मिलता है, एज देयर ओनली एनायन। ओनली एनायन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का एनायन मिलेगा विच वुड बी OH माइनस। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH, CaOH ट्वाइस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो NaOH को देखो वाटर में डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, Na प्लस देगा और OH माइनस। तो यहाँ पर सिर्फ एक एनायन है और वो क्या है, OH माइनस। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोले, बेस। फिर आता है CaOH ट्वाइस, Ca प्लस और 2 OH माइनस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 आयन मिल रहे, लेकिन दोनों भी क्या है, OH माइनस। इस वजह से ये क्या हो जाता है, बेस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी एसिड और बेस को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बेसिस पे। लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैटायन होगा H प्लस आयन वाटर में डिसोसिएट होने पर, तो वो क्या होगा, एसिड। और जिसमें सिर्फ एक एनायन होगा वाटर में डिसोसिएट होने पर, जो क्या होगा, OH माइनस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। समझ में आ गया यहाँ तक के एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी, और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी। अब तक हम लोगों ने क्या देखे, 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे, सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे। फिर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिसोसिएशन होता है वाटर में और वो किस वजह से होता है, किस तरह से होता है। फिर क्या देखे हम लोगों ने, आर्हेनियस थियरी, जिसमें उन्होंने बताया कि एसिड एक्चुअली होता क्या है, बेस एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से हम उसे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक के सब क्लियर है, ठीक है। अब हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हम लोगों ने पढ़ लिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन पर कि हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक टाइप का एसिड तो है नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसिड है। तो उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से हम कैटेगरीज बनाएंगे, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब एसिड का क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, कितना ज़्यादा डिसोसिएशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। अब अगर हम किसी एसिड को वाटर में डाल रहे हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो गया, मतलब कंप्लीटली जितना भी सॉलिड है वो सारे आयंस बन गए, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब सारा सॉलिड हमारा आयन बन गया तो बहुत बहुत कम या फिर नहीं के बराबर उसमें हम लोगों का सॉलिड बचेगा, बाकी सब क्या बन जाएगा, आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका एग्जाम्पल क्या है, HCl, HBr, HNO3, H2SO4। फिर आता है वीक एसिड। ये ऐसे एसिड होते हैं जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। ये क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है वो डिसोसिएट बहुत कम क्वांटिटी में होती है, मतलब हम लोगों ने सॉलिड डाला, उसमें सॉलिड डिसॉल्व भी हो गया, लेकिन क्या होगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं होगा मतलब टूटेगा नहीं दोनों के बीच में। जैसे हम लोगों का HCl टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस में, वैसे ये एसिड भी टूटेगा, लेकिन HCl हम लोगों का कंप्लीटली टूट जाता है, पूरी तरह से वो अंदर आयन बन जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से आयन नहीं बनता, इसमें बहुत कम पार्ट आयन बनता है, बाकी पूरा के पूरा सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। वीक क्यों, बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा वाटर में, तो इसमें बहुत सारे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, हमारा विनेगर, और साथ ही साथ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम लोगों ने एसिड का मॉलिक्यूल इसमें इंसर्ट किया है, बहुत सारे एसिड के मॉलिक्यूल डाल दिए,
स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, कंप्लीटली सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, देखो डिसोसिएट हो गए, सारे बॉल्स एक दूसरे से अलग हो गए, हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन। लेकिन जब वीक एसिड को हम डालते हैं तो उसमें बहुत कम, यहाँ पर गिनती कर 1 2 3 3 आयन सेपरेट हो पाए हैं, बाकी सारे आयन क्या है, एक दूसरे के साथ ही चिपके हुए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, बहुत ही कम या फिर ना के बराबर, हम लोगों का ऑलमोस्ट जीरो क्या होता है, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नहीं टूटे। बट वीक एसिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल होते हैं और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में हम लोगों के डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। सेम हम लोगों का कंसेप्ट होता है बेसिस में, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में क्या होता है, जिन्हें हम वाटर में डालेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस का। यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और साथ ही साथ एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है अल्कली। अब ये क्या है हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी कि जब हम डिसॉल्व करते हैं उसे वाटर में तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, तो ऐसे बेसिस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल क्या है, NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, Na2O एट्सेट्रा। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों को याद रखने होंगे। आपको क्या याद रखना है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, वीक एसिड क्या है उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, वीक बेस क्या होता है उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का डेफिनेशन याद कर लिए तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी याद हो जाएगा, बिकॉज सेम ही है, सिर्फ एसिड के बदले क्या आता है उसमें, बेस आता है। अब अल्कली क्या होते हैं, तो बेसिस कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में हाईली सल्यूबल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सल्यूबल नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे बेसिस होंगे जो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएंगे, जैसे कि शुगर हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कैसे घुल जाती है पूरी तरह से, सॉल्ट हम डालेंगे तो पूरी तरह से घुल जाता है। डिसोसिएट होना इज डिफरेंट, सॉल्ट में हमारा क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है Na+Cl- में। शुगर में डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, शुगर सिर्फ पिघल रही है वाटर के अंदर और मिल रही है, सिर्फ डिसॉल्व हो रही है। तो ये फर्क दिख रहा है आप लोगों को, यही फर्क होता है अल्कली में। अल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट नहीं होते, ये सिर्फ डिसॉल्व होता है। तो ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, NaOH, KOH और NH3 विच इज अमोनिया। अब देखोगे आप यहाँ पर तो NaOH और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अमोनिया NH3 जो है वो क्या है, हमारा वीक बेस है। तो यहाँ पर अल्कली में ये मैटर नहीं करता कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, क्या मैटर करता है, वो डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर, विच इज बेसिसिटी एंड एसिडिटी। अब एसिड्स जो होते हैं उसमें जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, और एसिडिटी जो होती है बेसिस में वो क्या होती है, वो पढ़ने वाले। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है बट बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम कंफ्यूजिंग लग सकता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब क्या, H+ आयंस कितने प्रेजेंट है हमारे एसिड में, उसे हम बोलेंगे बेसिसिटी। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, H+ आयन क्या होता है हमारा, बेसिक रेडिकल। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज कितने बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है हमारे एसिड में, कितने बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, H+ आयन। तो जितने H+ आयन प्रेजेंट है उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी एसिड की। फिर एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब बेस में एसिडिक रेडिकल क्या होता है, OH-। तो
जितने OH माइनस आयंस प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या रहेगी, एसिडिटी रहेगी। किसकी, बेसिस की। सिंपल कंसेप्ट था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ नाम से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है एसिड बेस का, और ये कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए एक कंसेप्ट समझना होगा सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन मतलब किसी भी चीज को जब हम मिलाते हैं, दो चीज को, और तीसरी चीज जब बनती है तो उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रही हूँ, तो सॉल्ट और वाटर को जब मिक्स कर रही हूँ तो मुझे सॉल्ट वाटर मिलेगा, जिसे हम ब्राइन या सेलाइन बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब जब भी हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमेशा हम सॉल्ट को थोड़ी सी क्वांटिटी में लेते हैं, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है, जिसे हम कम क्वांटिटी में डालते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिलेशनशिप पर ही कॉन्सेंट्रेशन, ये टर्म डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि सॉल्यूशन जब बनाते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर हम शुगर और वाटर का एग्जाम्पल ले लें तो उसमें भी हम शुगर कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं, वाटर क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। तो क्या बन जाएगा, हम लोगों का शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसे हम चाशनी भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जूस हम जब बनाते हैं, शरबत, रूह अफ़ज़ा अगर आप बनाते रहोगे घर में, तो रूह अफ़ज़ा में भी हम क्या करते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना हमें चाहिए उतना हम उसमें डालते हैं रूह अफ़ज़ा पानी में, 1 गिलास पानी में। तो कम क्वांटिटी में क्या है हम लोगों का, शुगर सिरप या जो भी हम लोगों का जूस का सिरप है, और ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर। तो वो क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। तो रूह अफ़ज़ा भी क्या, एक सोल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट क्या हो गया, रूह अफ़ज़ा का सिरप, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और सोल्यूशन क्या बन गया हम लोगों का, रूह अफ़ज़ा जूस। सिमिलर अगर हम देखेंगे मिल्क शेक्स, अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रहे हो या बनाना मिल्क शेक बना रहे हो, तो बनाना या स्ट्रॉबेरी उसमें कम क्वांटिटी में होगा और मिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो जब हम बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा हमारा, स्ट्रॉबेरी या बनाना, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, और मिल्क क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्वेंट होगा, और क्या बनेगा, दोनों को मिक्स कर कर सोल्यूशन। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी हम सोल्यूशन बनाते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि केमिस्ट्री में हम नॉर्मल फूडस्टफ्स नहीं लेते, हम केमिकल्स ले लेते डायरेक्टली। और केमिकल्स कितनी क्वांटिटी में जा रहे हैं, और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ रहेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी में जो चीज़ रहेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और जब दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है, कॉन्सेंट्रेट है, कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है या कितना ज़्यादा डाइल्यूट है, ये चीज़ एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अज्यूम कर लो कि मैंने 2 बीकर ली हूँ और उसमें क्या है, 100 ml का कलरलेस सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर वाइट कलर है, बट अगर कलरलेस होता तो आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने वाइट कलर की हूँ, बट एक्चुअली वो क्या है, कलरलेस सॉल्वेंट है उसमें। अब अगर मैं उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसमें डिसॉल्व होने वाला है, सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में है। तो 20 ml एक में मैंने डाली और दूसरे में मैंने 50 ml डाल दी। तो आप कलर डिफरेंस देख रहे हो, जिसमें मैंने 20 ml डाली हूँ, रेड कलर का सोल्यूशन अगर मैंने डाली हूँ सॉल्यूट, तो 20 ml डाली, उसका कलर थोड़ा लाइट है, 50 ml है उसका कलर थोड़ा डार्क है। तो कॉन्सेंट्रेशन ये जो हम लोगों का बीकर है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और ये वाला सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। किस बेसिस पे बोले हम लोगों ने, जिस बेसिस कितना ज़्यादा एक दोनों को कंपेयर किए और फिर हम लोगों ने बोले कि ये कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है और ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, और कम कॉन्सेंट्रेटेड के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डाइल्यूट। अब ये हम नॉर्मल हम लोगों के मिल्क शेक्स में भी समझ सकते हैं कि अगर हम रास्ते से कोई मिल्क शेक खरीद रहे हैं तो रास्ते का जो मिल्क शेक होता है उसमें वो लोग दूध बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं, और हम लोगों का जो फ्रूट वगैरह है बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, और कभी कभी तो सिर्फ एसेंस डाल के हम लोगों को मिल्क शेक दे देता है। तो ऐसे जो सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उसमें हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। लेकिन वही अगर हम कोई 5 स्टार होटल में जाके मिल्क शेक पी रहे हैं तो हम उसे डायरेक्टली पी भी नहीं पाते, हमें उसे चम्मच से खाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो थिक होता है, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्यों? बिकॉज उसमें मिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, और उसमें क्या ज़्यादा क्वांटिटी में होता है हम लोगों का, बनाना या फिर स्ट्रॉबेरी या जो भी चीज़ हम ले रहे हैं मिल्क शेक बनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ जिसमें कॉन्सेंट्रेट ये हम लोगों का सॉल्यूट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डाले और कितना उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो एसिड और बेस में भी कॉन्सेंट्रेशन इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं। एसिड में हमेशा सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, वाटर होता है, और एसिड क्या होता है हमारा, सॉल्यूट होता है। तो उसमें हम जब एसिड जितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं जितना, और वाटर जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं कि कितना होगा। सिमिलरली बेस में भी हम वैसे ही करते हैं, बेस में हम सॉल्वेंट लेकिन अलग अलग चीज़ें लेते हैं। तो वाटर में हम एसिड डाल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम एसिड डालते हैं उतना ज़्यादा क्या हो जाता है यहाँ पर, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और जब भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसमें से हमेशा धुआं निकलता है। तो और हमेशा याद रखना कि एसिड और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से हीट निकलती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं उस टाइम पर पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और इसीलिए हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते हैं, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। मतलब यहाँ पर बीकर में क्या है, वाटर, उसके अंदर हम लोगों ने एसिड डाले, लेकिन हम बीकर में एसिड लेकर उसके ऊपर से वाटर नहीं डालते, क्योंकि क्या होगा, जब बीकर में एसिड होगा और ऊपर से हम वाटर डाल रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट निकलेगी और ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन जब हम वाटर में एसिड डालते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है, हीट तब भी निकलती है, बट वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वो हीट बाहर नहीं निकल पाती और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर सिंस बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होती है ये चीज़, इस वजह से हीट एकदम से नहीं निकलती है बाहर, इसलिए यहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं होता। और इसीलिए हमेशा जब भी हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं उसके अंदर एसिड डालते हैं, एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालते। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं, बट हमें सिर्फ 2 यूनिट्स को पढ़ना है बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली यूज़ होता है। एक क्या होता है कि कितना हम लोगों ने सॉल्यूट लिया, उसका मास कितना है, और हम लोगों ने 1 लीटर सोल्यूशन में उसको डिज़ोल्व किया। बहुत सिंपल है, कितना हम लोगों ने ग्राम्स लिया मास सॉल्यूट का और उसे हम लोगों ने 1 लीटर सोल्यूशन में डाला, तो वो क्या हो जाता है, उसका यूनिट ग्राम पर लीटर। एक ये यूनिट हो गया। दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़े हैं। जब हम मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से तो हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में 1 लीटर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोगों का मोलैरिटी। ठीक है, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी।
जिसमें यूनिट क्या हो जाता है इसका, मोल पर लीटर, और पहले वाले में क्या हो जाता है, ग्राम पर लीटर। ग्राम क्या है, बिकॉज मास है इस वजह से उसको मेजर कर रहे हैं हम ग्राम में, और पर लीटर। अब मास को हम केजी में क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज केजी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, और सल्यूट जो होता है हमारा वो हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, छोटी क्वांटिटी में होता है। इस वजह से हम ग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। या फिर दूसरा मेथड क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, कितने मोल्स है 1 लीटर पानी में। अगर मैं बोल रही हूँ मोलैरिटी 1 है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को NaCl। हम जब भी मोलैरिटी लिखते हैं किसी भी केमिकल की, तो हम उसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट NaCl इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, मोलैरिटी NaCl की 1 है। ठीक है, ये हम इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखने की आदत होती है, इसीलिए हर चीज़ के लिए उन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म निकाला है। और NaCl इज इक्वल्स टू 1 भी क्या है हम लोगों का, ये ब्रैकेट में, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन लिखने का। तो मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब 1 मोल प्रेजेंट है हम लोगों का NaCl 1 लीटर वाटर में। अगर 2 रहेगी मोलैरिटी मतलब 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, और अगर 3 रहेगी मोलैरिटी मतलब 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में। अगर 0.5 मोल्स है मोलैरिटी है तो 0.5 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, 1 लीटर वाटर कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतना ज़्यादा उसकी मोलैरिटी रहेगी, लेकिन 1 लीटर पानी में कितना हो रहा है वो। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, हमने क्या क्या पढ़ा। एसिड, बेस, सॉल्ट, उन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट किस तरह से होता है वाटर में। उसके बाद में हमने एसिड का डेफिनेशन देखा, बेस का डेफिनेशन देखा, फिर एसिड बेस को क्लासिफाई किया, और फिर हम लोगों ने आगे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखा। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट होगा सो दोज आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।